साथियों नमस्कार। आज हम लोग मौर्य शासक अवध के बारे में देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बिंदुसार के बारे में देखे थे, आज अशोक के बारे में देखेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, दिव्यावदान के अनुसार से। कहने मतलब ये है कि बिंदुसार के बाद में मौर्य वंश का उत्तराधिकारी अशोक बनता है, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है और इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ये अशोक बिंदुसार का पुत्र था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था और अशोक का नाम जो है सो इसके जो अभिलेख हैं मॉस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इन्हीं अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक को लिखित है। कहते हैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनहलगल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक को लिखित है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। भ्राभु जो अभिलेख है उसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। कहा जाता है कि कलिंग जो है सो कलिंग उड़ीसा के प्रांत में पड़ता है और वहाँ पर जो है सो ये 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। वहाँ का राजा खारवेल जो था तो इसकी राजधानी तोसली पर आक्रमण करके तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसका वर्णन 13वां शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में। इसी युद्ध के बाद में जो उसमें हिंसा हुई थी, रक्तपात को जो अशोक ने देखा था, उसके बाद से इन्होंने अपने जीवन में हिंसा को छोड़ दिया, धर्म की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी बन गया था। इस युद्ध ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया, उसके साम्राज्यवादी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। फिर वो बहुत एक महान उदारवादी और धर्म पथ पर चलने वाला सम्राट बन गया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नामक का एक राजदूत भेजा था। मिस्र का राजा जो था अशोक के समय में, वो राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनिसियस नामक का एक राजदूत भेजा था अशोक के समय में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने जो लिया था वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निर्विरोध के प्रवचन सुनकर अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस प्रकार का जो है सो ये लिखा हुआ है कि ये पहले ब्राह्मण धर्म का था, बाद में शैव धर्म का उपासक बना, फिर निर्विरोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया। ये सारी चीज़ें हैं। यह रोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अनुयायी था। यह रोरा लेख में यह घोषणा कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। कहा जाता है अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया, 12वें वर्ष में निगाली
सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। कहता है कि अशोक जो है आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। उसका जो पुत्र था दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा एवं उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वह अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन, पत्थर पर लेख लिखने का जो प्रचलन चला वो सर्वप्रथम अशोक ने किया था और ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और माइक लिपि का प्रयोग लिखने में किया जाता था। इन शिलालेखों पर, इन पत्थरों पर लिखने का जो लिपि का प्रयोग किया जाता था ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और माइक। ग्रीक और माइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी से, मानसेहरा पाकिस्तान में पड़ता है से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीक और माइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से और शेष भारत जो ब्राह्मी लिपि है उसका अभिलेख मिलता है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ये 3 अभिलेख जो हैं 3 भागों में बांटा गया है। और अशोक के शिलालेख की खोज 750 ईस्वी में पौद्रेटी पेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। इनके शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पौद्रेटी पेंथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 बताई जाती है और इस शिलालेख को, इनके अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता पाई, सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो आज यहीं तक है साथियों। अगली बार हम लोग देखेंगे कि और इसके बारे में क्या दिया हुआ है। इनका शिलालेखों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।